अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। लास्ट पीरियड में हमने अमल तनफ़ुज़ इस चैप्टर को शुरू किया था। रेस्पिरेशन हम जिसे कहते हैं। इस चैप्टर में पहला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में अमल तनफ़ुज़ किसे कहते हैं, उसका यानी अमल तनफ़ुज़ का कीमियाई तामुल किस तरह से था, नबातात में अमल तनफ़ुज़ किस तरह होता है, जो अपने ऑलरेडी पहले इससे पढ़ चुके हैं उसको। हैवानात में जो अमल तनफ़ुज़ होता है वह कैसे होता है। मुख्तलिफ़ हैवानात में अमल तनफ़ुज़ कौन से अज़ा के ज़रिए, किस निज़ाम के ज़रिए करवाया जाता है, उसकी कुछ मिसालें हमने देखे। और उसके बाद हमने इंसान में अमल तनफ़ुज़ किस तरह होता है उसे स्टार्ट किए थे, उसे शुरू किए थे। तो आज इंसान में जो अमल तनफ़ुज़ होता है, ये अमल तनफ़ुज़ कैसे होता है, यानी वो जो अमल है उसका मैकेनिज़्म ये कैसे है, और इस अमल को करने के लिए इंसान में जो एक निज़ाम है जिसको इंसानी तनफ़ुज़ी निज़ाम या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कह रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको इस बात को समझना है कि इंसान के अंदर जो अमल तनफ़ुज़ का निज़ाम है, जिसको इंसानी तनफ़ुज़ी निज़ाम हम कह रहे हैं, इस तनफ़ुज़ी निज़ाम में हमारे नाक से लेकर तो फेफड़ों तक बहुत सारे पार्ट्स इसमें मौजूद हैं, और वो हर एक पार्ट वो किस तरह के है, उसका क्या अफ़ाल है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले वो निज़ाम जो अमल तनफ़ुज़ को करवाता है या अमल तनफ़ुज़ में काम आता है, उसे हम तनफ़ुज़ी निज़ाम कह रहे हैं। इस अमल तनफ़ुज़ के निज़ाम में यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो हिस्सा है, नोज़ या जिसे अपन नथने या नाक कहेंगे। सभी को पता है कि इंसान नाक के ज़रिए सांस लेता है। इसमें इसके दो चैम्बर्स, दो खाने हैं। मेसेंथिमॉइड, ये नाम याद रखिए। एक पर्दा कार्टिलेज, कुर्री हड्डी से ये दो नथनों के दरमियान, ये दो नोज़ नेसल चैम्बर के दरमियान बना होता है, और उसके ज़रिए ये दो चैम्बर्स में या दो खानों के अंदर तकसीम है। इस दोनों खानों में इस मेसेंथिमॉइड्स के ज़रिए जो दो खाने बने हैं, वो जो नाक का जो हिस्सा है उसको नेसल पैसेज, खला है, खाली जगह है, उसको पैसेज कहा जाता है, उसको नेसल पैसेज कहेंगे। ये जो नेसल पैसेज है या नाक की जो खला जिसे हम कह रहे हैं, इस नेसल पैसेज को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका जो पहला हिस्सा है उसको वेस्टिब्यूल कहा गया, इसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल। यानी पहले वाला पार्ट, यानी तनफ़ुज़ी निज़ाम में अगर हम देखेंगे इस तरह से, ये जो नेसल पैसेज है, इस नेसल पैसेज में ये माउथ कैविटी, यहाँ वाला पार्ट जो इब्तिदाई हिस्सा है नाक का, ये इब्तिदाई हिस्सा, उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो इसका इंटरनल लेयर या अंदरूनी तह है, उसमें छोटे छोटे ऐसे हेयर्स, बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं, जो हवा हमारे लंग्स में दाखिल होती है, जो हमारे हवा फेफड़ों में दाखिल होती है, तो वो उस हेयर की वजह से तख्तीरी अमल करके, यानी उसको छान कर अपने बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, लंग्स तक पहुंचाया जाता है। उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे कोई ज़र्रात हो, धूल के है या कोई और दीगर चीज़ें हैं, तो उनको वहीं रोका जाता है। और अक्सर हमको पता है कि जो अंदरूनी एरिया है, ये इसमें एक म्यूकस, एक माया खारिज किया जाता है, तो वो माया भी ये तमाम डस्ट पार्टिकल्स को जज्ब कर लेता है, उसको जमा कर लेता है। मतलब ये है कि ये जो पहले वाला हिस्सा है जिसको अपन वेस्टिब्यूल कह रहे हैं,
ये वेस्टिब्यूल के ज़रिए जो है तो उसको यानी डस्ट पार्टिकल को या दीगर जो हिस्से हैं उनको जमा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ वाला जो दरमियान वाला जो हिस्सा है इसका नेसल पैसेज का, उसको रेस्पिरेटरी पार्ट कहा जाता है या इसको कंडीशनर भी कहते हैं। इस हिस्से में जो है तो यहाँ खून की नालियाँ काफ़ी ऊपर की सतह में मौजूद होती है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि यहाँ जो खून की नालियाँ हैं बहुत ऊपर की जानिब है, जिससे यहाँ का जो दर्ज हरारत है, टेम्परेचर है, ये बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसीलिए आप जब सांस लेते हैं या सांस जब छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन कहा जाता है उसको, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपन उसको, तो आप देखेंगे कि सांस गर्म हवाएं वहाँ से निकलती है और जब हवा बॉडी में दाखिल होती है तब वो गर्म होके जाती है। तो वहाँ से जो हवा है वो गर्म होके, एयर कंडीशनर, आपने ये लफ्ज़ सुने होंगे, एयर कंडीशनर, हवा को अपने एतबार से वो जैसे चेंज करता है और रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वैसे ये कंडीशनर यहाँ ये हवा को गर्म करता है, गर्म करके भेजता है। तो पहली बात, वेस्टिब्यूल में जो हेयर्स है वो उसको तख्तीर अमल करवा रहे हैं। फिर दूसरा हिस्सा है कंडीशनर कह रहे हैं हम उसको, या रेस्पिरेटरी पार्ट कह रहे हैं, यहाँ से हवा को गर्म करके इस लंग्स में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसका, वहाँ पर अज़्वी रेशे जुड़े हैं, तो उससे ऑल्फैक्टरी पार्ट या सेंसरी पार्ट कहा गया है। सेंसेशन आपको पता है, एहसास को कहा जाता है। और ऑल्फैक्टरी जो ये लफ्ज़ है, ये ऑल्फैक्टरी ये लफ्ज़ इस अज़्वी रेशियो से, ऑल्फैक्टरी एरिया या सेंसरी एरिया, इस यानी नाक का जो हिस्सा है, इस नाक के हिस्से से जो अज़्वी रेशे जाते हैं तो दिमाग का जो हिस्सा है ब्रेन का, इस ब्रेन का एक पार्ट है जिसको ऑल्फैक्टरी लोब्स कहा जाता है, उससे जुड़ा होता है। और इस ऑल्फैक्टरी लोब्स के ज़रिए नाक का जो अफ़ाल है, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम जो उसका है, जो सेंसेशन उस चीज़ का दिलाता है कि जो स्मेल है, जो भी हमको खुशबू है या जिस तरह की बू है वो जो आती है, वो सेंसेशन दिलवाने का काम इस ऑल्फैक्टरी लोब के ज़रिए होता है। यानी ऑल्फैक्टरी लोब जो ब्रेन का हिस्सा है उसको दिलवाता है, लेकिन उस सेंसेशन को, उस एहसास को ले जाने का जो काम है, वहाँ जुड़े अज़्वी रेशे जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहा जाता है, यानी वो असाब जो है वो अज़्वी रेशे है, वो उसको ले जाते हैं और वो ब्रेन के हिस्से में उसको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है और पता लगता है कि ये जो भी कुछ स्मेलिंग आ रही है वो किस तरह की है। तो यहाँ उस तरह की ये रेशे जुड़े हैं, यानी ये अज़्वी रेशे जुड़े हैं, इसलिए इस हिस्से को ऑल्फैक्टरी या सेंसरी एरिया कहा गया। यानी ये नाक के हिस्से का लास्ट वाला पार्ट ये है। तो चलिए आपको ये याद रखना है कि जो नोज़ है इंसान की, जो नाक जिसे नथने कह रहे हैं, मेसेंथिमाइड नाम का एक बीच में दरमियान में कार्टिलेज है जिससे ये 2 चैम्बर में तकसीम है। इसको याद रखिए, मेसेंथिमाइड कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। फिर इसके 3 पार्ट्स है, वेस्टिब्यूल है, रेस्पिरेटरी पार्ट है और ऑल्फैक्टरी या सेंसरी एरिया है, या ऑल्फैक्टरी सेंसरी पार्ट है। ये 3 पार्ट्स में से वेस्टिब्यूल सामने वाला हिस्सा, जहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और ये जो हेयर्स है और उसके अंदर खारिज होने वाला जो म्यूकस है, ये दोनों मिलाकर इस नाक के ज़रिए जो सांस लेते वक्त जो हवा फेफड़ों तक पहुँचेंगी उसको वो छान कर, तख्तीरी अमल करके उसको फेफड़ों तक पहुँचाते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट मैंने कहा कि वहाँ खून की नालियाँ काफ़ी ऊपर होती है और वो ऊपर होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो हाई होगा, ज़्यादा होगा, जिससे जो हवा अंदर की तरफ जाएगी वो गर्म होकर जाएगी, मतलब एक तरह से उसको स्टेरिलाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट है वहाँ पर सेंसरी या एहसास दिलाने वाला काम किया जाता है, तो इसीलिए उस हिस्से को ऑल्फैक्टरी एरिया या सेंसरी एरिया कह रहे हैं। वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स यानी वो अज़्वी रेशे जो स्मेलिंग वाले, यानी जो हमको बू आती है उसके एहसास को ले जाते हैं, ब्रेन का एक हिस्सा, मैंने अभी कहा आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स, वहाँ तक ले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो नोज़ वाला जो पार्ट है, इसको याद रखिए कि इंसान के अमल तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा जिसको हम नोज़ कह रहे हैं। ओके, उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है इसका, इसी को कंटिन्यू आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इस दूसरे पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं।
ठीक है। ये जो फेरिंग्स है मतलब नाक के बाद कंटिन्यूस ये एक पैसेज, ये खला शुरू होती है, उसको फेरिंग्स कहा जाए। जैसे मतलब यहाँ से ये कंटिन्यूस ये नाली जो है ये शुरू हो गया इस तरह से, इसको हम फेरिंग्स कहेंगे। और ये जो फेरिंग्स है आगे जाकर ये माउथ कैविटी जो है, ये मुंह की जो खला है, अपन डाइजेस्ट सिस्टम इसको पढ़े है, इसको जाकर यहाँ जुड़ जाती है। तो जो फेरिंग्स है मतलब नाक के बाद का जो पैसेज जो ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अपन फेरिंग्स कह रहे हैं। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वाला यानी ये इतना जो पार्ट है ये फेरिंग्स वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, तो इसमें ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और इसके बाद वाला लास्ट वाला ये तीसरा पार्ट, इसको इस 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये नेसल पार्ट को भी 3 हिस्से, वेस्टिब्यूल है, रेस्पिरेटरी पार्ट है और ऑल्फैक्टरी पार्ट है। ये सब लेवलिंग आप लोगों ने करते चले, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है ये फेरिंग्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला जो है इसको नेसोफेरिंग्स, इसका पहला पार्ट नेसोफेरिंग्स, ये नाक के हिस्से से जुड़े वाला ये वाला पार्ट, पहले वाला नेसोफेरिंग्स। दूसरा वाला पार्ट ओरो या ओरियोफेरिंग्स कहा जाता है इसको। ये ओरोफेरिंग्स वो पार्ट जहाँ ये माउथ कैविटी से निकलने वाला ये जो पार्ट है, यानी यहाँ ओरल हिस्सा यानी माउथ कैविटी और ये नेसल पैसेज दोनों मिलते हैं वो वाला पार्ट, उसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। और तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स, ये जो लैरिंगोफेरिंग्स है यहाँ ये फेरिंग्स के बाद एक जो पार्ट शुरू हो उसको लैरिंग्स कहते हैं। तो लैरिंग्स के जाने वाला, लैरिंग्स के तरफ वाला हिस्सा उसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो इस तरह से नोज़ के बाद जो दूसरा पार्ट है फेरिंग्स, इसको भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किए। नेसोफेरिंग्स जो नाक के जाने वाला हिस्सा, ओरोफेरिंग्स जहाँ पे माउथ कैविटी ओपन होती है वो वाला पार्ट, और लैरिंगोफेरिंग्स जहाँ पर लैरिंग्स जुड़ता है वो वाला पार्ट। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट फेरिंग्स हुआ। इसका जो तीसरा पार्ट है, ये तीनों पार्ट्स की यहाँ लेवलिंग आप लोग कर लीजिए। तीसरा जो पार्ट है इसका, वो तीसरा पार्ट है लैरिंग्स। ठीक है। अब ये नेसल पैसेज कंटिन्यूस शुरू हो रहा है, मुसलसल ये जारी रहेगा आगे की तरफ। ये जो लैरिंग्स वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ से हमने देखिए कि ये जो ओरल पैसेज है यानी जो माउथ कैविटी से मुंह से निकलने वाला जो ये नली है ये, और नाक से निकलने वाली ये दोनों एक ही हो चुके हैं। मतलब ये हुआ कि ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली आगे जाकर एक ही है। तो ये लैरिंग्स वाला पार्ट ये एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट है किस तरह से होगा, यहाँ पर ऊपर की जानिब इस लैरिंग्स वाले पार्ट से इस तरह से एक हायोइड बोन, यहाँ पर एक बोन होती है यू के मानिंद, स्केलेटन इस चैप्टर में हमने इसको पढ़े हैं 11th क्लास में। यह हायोइड बोन इस तरह से जुड़ी होती है। यह हायोइड बोन के नीचे की तरफ यहाँ पर यानी ये वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट में थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड आपको पता है उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको थायराइड कार्टिलेज कहेंगे। यह हायोइड बोन हुआ। ये जो है तो थायराइड कार्टिलेज हो गया। ओके, फिर कंटिन्यूस ये जो पार्ट है यहाँ पर एक इस तरह से ट्रायंगल लाइक एक स्ट्रक्चर है, और ये फिर ये पैसेज ऐसे कंटिन्यूस है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्रायंगल लाइक, यहाँ आप अगर आपके गले के में हाथ लगाकर देखो तो एक ऐसा उभार दिखता है ये। तो ये वाला जो पार्ट है ये उभार जो दिख रहा है आपको, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एडम्स एप्पल। आप हाथ लगाकर देखो तो आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैप है, फ्लैप कुलबन जिसे हम कहते हैं,
लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती के माने स्ट्रक्चर यहाँ पर, इसे एपिग्लॉटिस क्या कहा गया है, एपिग्लॉटिस। और ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ तक के, ये इतना पार्ट, इसको हम लैरिंग्स कह रहे हैं। यानी यहाँ ये ऊपर की तरफ इसके फेरिंग्स हुआ कंटिन्यूस, और इसके नीचे की तरफ, नीचे की जानिब जो ये पाइप कंटिन्यूस है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये आगे अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये नीचे की तरफ ये ट्रैकिया से जुड़ा है यहाँ पर, ऊपर की तरफ ये फेरिंग से जुड़ा है, और ये वाला पूरा पार्ट, क्योंकि यहाँ ये जो गिजाई नाली और सांस की नाली दोनों एक साथ है, तो होता क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये ऐसी दो नाली हैं, एक ये गिजा को लेकर आ रही है, दूसरी ये सांस को लेकर जा रही है। ये दोनों नालियों में दरमियान में, जैसे जो एपिग्लॉटिक्स है, ये इस तरह का, जैसे अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी अमले तनफुस का नाली है, तनफुसी नाली है, ये गिजाई नाली है। तो यहाँ पर ये जो एपिग्लॉटिक्स है, ये एपिग्लॉटिक्स इस तरह का एक फ्लैप है, ऐसे इसके ऊपर ऐसी कवरिंग, और क्योंकि ये माउथ कैविटी ऐसी कंटिन्यू आ रही है, यहाँ से नेसल कैविटी कंटिन्यू आ रही है, तो जब इसमें गिजा आएगी, तो जब सांस लेने का अमल होगा तो ये फ्लैप ऐसा ओपन रहता है, और जैसे ही गिजा आएगी तो ये उतने दूर, उतने देर तक, जब तक ये गिजा ये इस हिस्से से नहीं गुजरती, ये वाला पार्ट यहाँ से, इतने वाले पार्ट से, तो ये गुजरते वक्त एपिग्लॉटिस है, सॉरी, ये एपिग्लॉटिस ऐसे इस तरह से फ्लैप, यानी इस पर बंद हो जाएगा। ये बंद होने से ये जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये सांस की नाली, ये बंद हो जाएगी, और ये गिजा सीधी इस गिजाई नाली से गुजर कर एसोफेगस, स्टमक यानी मैदे में दाखिल हो जाएगी। और जब हम गिजा या पानी वगैरह नहीं ले रहे, कोई चीज़ इससे दाखिल नहीं कर रहे, उस दौरान ये ओपन रहेगी, और यहाँ से फिर सांस लेने का अमल मुसलसल कंटिन्यूस जारी रहेगा। तो इस तरह से ये जो तीसरा पार्ट है इसका, जिसको लैरिंग्स कह रहे हैं, इसमें ये सब हिस्सों को याद रखिए। ये हाइड बोन है, उसके बाद में थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज के बाद में एडम्स एप्पल है, एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस उसे कह रहे हैं हम, ये जो ओपनिंग है, दोनों का एक कॉमन ओपनिंग, ये मतलब सॉरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ओपनिंग, इसको ग्लॉटिस कह रहे हैं, इसके ऊपर ये जो कवरिंग, इसको एपिग्लॉटिस कह रहे हैं। तो ये एपिग्लॉटिस जो है, तो मैंने अभी आपको कहा कि एक फ्लैप, एक खुलबन के जैसे काम करता है, और जैसे ही कोई गिजा आ जाएगी ऐसे बंद हो जाएगा, गिजा अंदर की तरफ चली जाएगी, और बाकी वक्त में ओपन रहेगा ताकि सांस लेने का अमल शुरू रहे। तो इस तरह से इसका जो तीसरा पार्ट है, जिसको अपने लैरिंग्स कहे, चौथा जो पार्ट मैंने अभी कहा आपको, ये कंटिन्यूस, ये ट्रैकिया होता है। यानी यहाँ पर ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। अब यहाँ देखिए अपन ने इस जगह से ये हो गया फेरिंग्स, यहाँ ये लैरिंग्स वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे एडम्स ये वगैरह सारी चीज़ें, और ये लैरिंग्स वाला पार्ट ख़त्म होने के बाद फिर ये कंटिन्यूस शुरू हो जाएगा, इसको अपन ट्रैकिया कहेंगे। ये वाला पार्ट नेसल कैविटी, ओके, ये तीन पार्ट उसमें आएंगे, इसको लेवल करना। ये तीन पार्ट वाला जो फेरिंग्स होगा, ये वाला पार्ट जो लैरिंग्स होगा, ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूस ट्रैकिया होगा, इसके ऊपर ऐसे सी के मान। तो अब ये फोर्थ पार्ट जो है इसका, जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं, याद रखिए, इसका चौथा पार्ट, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें से हवा गुजारी जाती है और जो फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, तो इसको हवा का पाइप या विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रैकिया करें, यानी लैरिंग्स के बाद एक कंटिन्यूस, एक मुसलसल जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अपन ट्रैकिया करें, वो विंड पाइप होगा। ये तकरीबन इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है इसको। इसके ऊपर ऐसे सी के माइन कार्टिलेज है, जो इसको स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं, ये वाले। और ये जो है, इनकी तादाद, यानी इंसान के अंदर जो है, ये जो सी के मानिन जो कार्टिलेज है, उसकी तादाद 16 to 20 होगी, ठीक है। यानी ऐसे सी के मानिन उसके ऊपर ऐसी कवरिंग होगी। इसके अलावा इसके अंदर के जानिब, यानी ये जो हिस्सा है इसका, ये अंदरूनी पाइप, इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे उभार है, सिलिएटेड पार्ट बोलेंगे इसको, तुरशे जिससे कहते हैं अपन, छोटे छोटे रेशे। और अंदर का जो इसका इंटरनल लेयर है, एपिथेलियल सेल, अक्सर अपन ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं एपिथेलियल, ये एक म्यूकस, एक माए को खारिज करते हैं,
ये म्यूकस और ये सीलिएटेड पार्ट यानी ये तुरशे वाला हिस्सा, अगरचे इस सांस की नली में या ट्रकिया में कोई चीज़ चली जाती है तो ये हरकत करते हैं, और हरकत करने के बाद जो है तो उसे फेफड़ों तक पहुंचने नहीं देते और ऊपर की तरफ उसको ढकेलते हैं। ये म्यूकस भी उसको वहीं रोकता है, और फिर हम देखते हैं कि एक म्यूकस की शक्ल में हम उसको बाहर की तरफ खारिज करते हैं, उसको बाहर की तरफ निकालते हैं। तो ऐसा ये इसका जो चौथा पार्ट है जिसको अपन ट्रकिया कह रहे हैं, याद रखिए इसको विंड पाइप कहा जाता है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। उस पर सी के मानिंद कार्टिलेज होंगे जिनकी तादाद 16 से 20 होगी, और मैंने आपको कहा कि उसका अंदरूनी जो ट्रैक है, अंदरूनी जो हिस्सा है उसमें म्यूकस होगा, एक माया होगा, चिकट माया, प्लस उसके अंदर जो है तो ये सीलिया होगा, जो इस विंड पाइप में अगर कोई चीज़ दाखिल होती है उसे बाहर की तरफ यानी निकालने में आसानी करेगी। फिर क्या हुआ, इसके बाद इसका जो पांचवा पार्ट है वो है ब्रोंची या ब्रोंचा कहा जाता है इसको। ये जो ट्रकिया है आपने देखिए यहाँ पर, यह ट्रकिया आगे जाकर दो इस तरह से दो नालियों में तकसीम होता है, और इन्हें हम ब्रोंचिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ब्रोंचिया। और ये जो दो नालियाँ हैं, ये दो नालियाँ फिर लंग्स में दाखिल होती है। एक राइट साइड की ब्रोंचिया होगी, एक लेफ्ट साइड की ब्रोंचिया होगी, और फिर ब्रोंचिया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको हम लंग्स, जो तनफुसी निज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फेफड़े हम जिसे कह रहे हैं, एक राइट लंग्स होगा, दूसरा लेफ्ट लंग्स होगा। राइट साइड वाला जो लंग्स है याद रखिए वो लेफ्ट के बनिस्बत थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि राइट लंग्स जो है उसमें कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स, और लेफ्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिए। यानी राइट लंग्स जो है ये राइट लंग्स में 3 लोब्स है और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स है, और ये थोड़ा सा लार्जर है। ये दो चीज़ों को याद रखिए। उसके बाद याद रखना है, जैसे हमने हार्ट को देखे थे कि हार्ट के ऊपर एक हिफाजती गिलाफ है, उसको अपने पेरिकार्डियम कहते, वैसे यहाँ इस पर जो एक हिफाजती गिलाफ है ये लंग्स के ऊपर दोनों जानिब, उसको प्लूरल लेयर कहा जाता है। इसका काम हिफाजत करना है। इसके भी दो वहाँ उसको अपने 2 हिस्सों में तकसीम किए थे, याद होगा। बाहर वाली को पैराइटल कहते हैं जो हिफाजत का काम करती है, और अंदर वाली को विसरल कहते। ये दोनों में ये जो विसरल है इसमें जैसे इसके ऊपर जो गिलाफ होगा वो एक माया को खारिज करती है, उसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। वहाँ अपने उसको कार्डियक फ्लूइड कहते, याद होगा। ये जैसे वहाँ वो हार्ट या दिल की हरकत को आसानी करवाता है, वैसा ये फ्लूइड, ये माया इस लंग्स की हरकत को आसानी करवाता है। लंग्स के जो खलियात होते हैं, जो सेल होते हैं, वो स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, स्पंज के मानी। स्पॉन्जी सेल्स मतलब जिसमें लचक हो, जिसमें सुकड़ने फैलने की सलाहियत हो, उससे अपन स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं, जिसकी वजह से लंग्स की हरकत होती है, यानी सांस लेने में जिससे आसानी होती है। सांस लेने के वक्त जो लंग्स ऊपर और नीचे के जानिब जो वो होते हैं वो उसको आसानी करवाते हैं या उसमें मदद करते हैं। तो इतना काफ़ी कुछ ये लंग्स के बारे में याद रखिए। फिर क्या हुआ, फिर ये जो हमने यानी ब्रांचाई को देखे थे, ये शाखे, ये ब्रांचाई, इसके बाद वाला इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद वाला जो पार्ट है यानी लंग्स के बाद जो इसका जो 7th पार्ट है वो है एल्वेओलाई। यानी ये जो ब्रांचा है ये फिर ऐसे शाखों में तकसीम होगा, यानी लंग्स में जाने के बाद। ठीक है, और ये जो शाखे हैं, इन शाखों को हम एल्वेओलाई कह रहे हैं। ये जो एल्वेओलाई जो है, ये एल्वेओलाई यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 दोनों लंग्स में इस शाखों में तकसीम हो जाते हैं। और ये एल्वेओलाई जो है तो ये फिर ये हवा को ये लंग्स के सब हिस्सों तक, मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने का काम करती है। इस एल्वेओलाई के आखिर में यहाँ पर ऐसे ग्रेप्स या अंगूर का जो बंच होता है, वैसे ऐसे
एयर बैग्स है, एयर सैक्स एयर बैग्स कहेंगे अपन, ठीक है। यानी इसमें एयर बैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हवा की थैलियाँ। ये जो एयर सैक्स है या एयर बैग्स है, ये नियर अबाउट एक जो लंग्स है उसमें 700 मिलियंस के करीब करीब हो गए। ओके, और इसमें जैसे ये जो पूरी इसके ज़रिए आने वाली ये वाला हिस्सा ट्रैकिया, ये वाला ब्रांचा है, ये वाला हिस्सा जो है अभी जो लिखे अपन ने एलोला है, ठीक है। और ये जो है तो ये एयर सैक्स, ये लंग्स, ठीक है। तो ये एक पूरी डायग्राम या रफ डायग्राम है, एक फेयर डायग्राम आपको बाद में इसकी बता दी जाएंगी, उसको आप बना सकते हैं या इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ ये लंग्स के अंदर ये जो एलोला है इसके लास्ट में यहाँ पर ऐसे एयर बैग्स होते हैं, और ये इस एयर बैग्स में जब हवा भर जाती है और इसके अतराफ़, इस एयर बैग्स के अतराफ जो है तो खून की नालियाँ हैं। जब अपने देखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये इस लंग्स से जुड़ी होती है, वहाँ कर ये छोटी छोटी कैपिलरीज में तकसीम होगी और इसका कांटेक्ट उस एयर, आगे अपन देखने वाले हैं इसको, इस एयर सैक्स से आएगा और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस गैस का तबादला किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को इस एयर बैग्स के अंदर खारिज किया जाएगा वो नालियों के ज़रिए, और नालियों में जो है तो ऑक्सीजन को जज्ब किया जाएगा। वो कैसे होता है आगे इस अमल के अंदर अपन उसको देखेंगे। तो इस तरह से मुख्तसरन एक इंसानी अमली तनफुसी निज़ाम को याद रखना है। इतने सारे पार्ट याद रखिए, नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रांचा है, लंग्स, एलोला है, उसमें एयर सैक्स किस तरह से होते हैं और ये सब। इसके अंदर एक और एक पार्ट है जो इस तनफुसी निज़ाम का पार्ट कहलाएगा, जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये जो डायफ्राम है, ये जैसे ये जो हिस्सा है ये हमारे थोरेसिक केज, यानी जिसे अपन सदरी पिंजरा कह रहे हैं, ये जो सीने के हिस्से में जो रिब्स है इसके अंदर मौजूद है, और ये वाला जो पेट का हिस्सा है, इस दोनों के दरमियान यहाँ पर एक ऐसा पार्टीशन, एक सेप्टम है, ये वाला हिस्सा, इसको डायफ्राम कहा जा रहा है। ये जो है इसका अमल तनफ्फुस में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है। जो हम सांस लेते और सांस छोड़ते हैं उसमें डायफ्राम का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार होता है। जब भी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसका रिलैक्शन होगा, यानी इसके सिकुड़ने और फैलने का अमल होगा, ये आम हालत में होगा और सिकुड़ी हुई हालत में होगा, तो किस तरह से इसका अमल होगा ये आगे के यानी मैकेनिज़्म में हम उसको देखने वाले हैं। तो ये लास्ट वाला पार्ट जिसको डायफ्राम कह रहे हैं, जो अमल तनफ्फुस के दौरान सांस लेने और सांस छोड़ने, या जिसको अपन ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेने का अमल जिसे कहते हैं, उसके अंदर अहम इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कभी इंसानी अमल तनफ्फुस का निज़ाम पूछा जाए तो ये सारे पार्ट्स को लिखिए, एक डायग्राम बनाइए शॉर्ट नोट। इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बन सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, या किसी एक पार्ट को भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर लैरिंग्स वगैरह जिसकी डायग्राम मैंने बनाया था उसको भी पूछा जा सकता है, और बाकी की भी पार्ट्स को पूछा जा सकता है। तो इसकी एक डायग्राम बना लीजिए, इसको पूरा कंप्लीट। ये इतने सारे लेवल और बहुत सारे लेवल, क्योंकि हर एक पार्ट्स के भी और बहुत सारे पार्ट है, ये आप इसके अंदर उसको लेवल दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। आप अपने एतबार से एक डायग्राम बनाकर इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अमल तनफ्फुस का जो निज़ाम है वो अमल तनफ्फुस का निज़ाम कैसे होता है, कितना यानी इसके अंदर कौन से अमल होते हैं उसको हम देखेंगे। इसमें ये 4 चीज़ों को हमको पढ़ना है अमल तनफ्फुस के निज़ाम में। एक ब्रीथिंग, सांस लेना, मतलब जिसमें सांस लेना और छोड़ना दोनों आ जाएंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बैरूनी तनफ्फुस, इंटरनल रेस्पिरेशन, अंदरूनी तनफ्फुस, और सेलुलर रेस्पिरेशन, खलिए में होने वाला तनफ्फुस या खलवी तनफ्फुस। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले मुख्तसरन ये 4 चीज़ें क्या है मैं आपको समझाता हूँ, फिर 1 बाय 1 इसको डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहली चीज़ ब्रीथिंग, जिसे हम कहते हैं सांस लेना और छोड़ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, ये जो अमल है उसको अपन ब्रीथिंग कह रहे हैं। ठीक, अब ये जो ब्रीथिंग है ये कैसे होता है ये हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से सांस को लिया जाता है, किस तरह से इसका किस चीज़ का इसके अंदर किरदार है। नेक्स्ट, उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम किसे कहेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस का तबादला भी हमने पढ़े थे कि जो एयर सैक्स है, वो एयर सैक्स से जो खून की नालियाँ जुड़ी है, वो खून की नालियाँ किस तरह से उनको ट्रांसफ़र करती है, कैसे उनका तबादला किया जाता है, कैसे ऑक्सीजन जो है तो इस एयर सैक्स से खून के नालियों में दाखिल होते हैं और खून के नालियों से कार्बन डाइऑक्साइड कैसा उस एयर सैक्स में दाखिल होता है, वो हमको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देखना पड़ेगा। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमको देखना पड़ेगा कि जब ये एयर सैक्स से ऑक्सीजन को जज़्ब किया जाएगा तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे कीमियाई तामुल करेगा और कैसे फिर उसको अपने मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाया जाएगा, और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और उसको कैसे फेफड़ों तक लाया जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो है तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन में हमको देखना पड़ेगी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमको देखना है कि जब ये हीमोग्लोबिन के ज़रिए, खून के ज़रिए और प्लाज्मा के ज़रिए, स्पेशली खून में आरबीसीज के ज़रिए, हीमोग्लोबिन के ज़रिए जब इसको मुख्तलिफ़ खलियात तक ले जाया जाता है तो खलियात में जो हमारे तनफ़ुज़ होगा, शुरू में इसकी जो अपने रिएक्शन लिखे थे याद होगा आपको, C6H12O6 ग्लूकोज, उसके साथ ऑक्सीजन का कीमियाई तामुल अपने करवाए थे, तो वो अमल खलिए में होगा बुनियादी तौर पर। तो वो खलिए में उस ऑक्सीजन का उस ग्लूकोज के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ कैसा रिएक्शन होगा, कैसा कीमियाई तामुल होगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी दोबारा बनेगा और कैसे ATP तैयार होगा, ये सारी चीज़ें इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आएगी। ओके, वैसे नबातात में इसको हमने डिटेल में पढ़े है, यहाँ इंसानों में ये किस तरह से होता है इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ब्रीथिंग जो है, ये ब्रीथिंग जो है इसको आप समझ लीजिए। ब्रीथिंग में दो अमल हो गए, एक सांस लेना, इंस्पायरेशन कहेंगे उसको, और सांस छोड़ना, एक्सपायरेशन। ठीक है, ये दो अमल, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इंस्पायरेशन होता कैसे है, इसमें कौन से चीज़ों का अहम रोल है और इंसानों में कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हमारा जो ये तनफ़ुज़ी निज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फेफड़े जिसे कह रहे हैं, वो इस थोरेसिक केज, यानी जो सीने का जो हिस्सा है जिसमें ये जो रिब्स है, फसलियाँ, यहाँ पर एक हड्डी है, स्केलेटन में मैंने पढ़ाया था आपको, जिसको स्टर्नम कहते हैं, पीछे के जानिब रीढ़ की हड्डी है, और ये सब मिलाकर एक ऐसा एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, और उसके दरमियान में जो खला है उसमें हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है। ठीक है, तो यहाँ जो है, यहाँ लंग्स उसके अंदर है, तो वो जो एक कैविटी है, वो कैविटी, वो जो खला, उसके बाद डायफ्राम जो है, ये पेट का हिस्सा और ये थोरेसिक केज वाला हिस्सा, इसके दरमियान मैंने आपको बताया वो जो सेप्टम है, वो जो एक तरह का पर्दा है, वो जिसको अपने डायफ्राम अभी लास्ट में जो लिखाए थे वो डायफ्राम, ये दोनों मिलकर ये किस तरह से उस रोल को अदा करते हैं ये समझ लीजिए। जैसे इंस्पायरेशन जो होगा ये कैसे होगा, जब हमको पता है कि यहाँ पर जैसे लंग्स है, ठीक है, इस लंग्स के ऊपर जो है यहाँ ये समझ लो ये ट्रैकिया है, इसके अंदर की तरफ लंग्स, और यहाँ हमारी ये रिब्स यानी फसलियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे डायफ्राम है, ये वाला पर्दा। ठीक है, अब जब इंस्पायरेशन होगा, सांस लेने का अमल होगा, जब हवा अंदर की जानिब आएगी, तो यहाँ किस तरह का अमल होगा। जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता होगा क्या किया जाता। जब हम सांस लेते हैं तो तब ये जो हिस्सा है, यानी ये थोरेसिक केज वाला हिस्सा, इस थोरेसिक केज वाले हिस्से को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारी फसलियाँ और ये पार्ट ऊपर की तरफ खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब बढ़ेगा तो यहाँ ये जो खला है, ये खला, इसमें इजाफा हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको सुकाट दिया जाता है। तो ये भी, जैसे यहाँ था ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी सुकड़ जाएगा, तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा थोड़ा सा। यानी यहाँ था ऐसा करो, यहाँ के बदले ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें होने से क्या हुआ, यहाँ का जो स्पेस था, ये वाला सीने के हिस्से का, ये स्पेस, ये खला, ये बढ़ गई। अब ये बढ़ने के बाद क्या होता है कि यहाँ बाहर की जानिब, ये नाक के हिस्से से सांस को लिया जाएगा, यहाँ बाहर की जानिब जो है
या बाहर की जानिब जो हवा होगी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, इसका जो दबाव होगा, और ये जो दबाव है, ये दबाव, ये दोनों में फ़र्क होगा। ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होने से बहुत सिंपल सी चीज़ है, जहाँ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अपने डिफ्यूजन या जिसे नफूज मैंने कहा था, और डिफ्यूजन के ज़रिए ये बाहर से यानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से यानी ज़्यादा मिकदार से कम की जानिब क्या होगा, ये दाखिल किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाहर जो हवा है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है बनिस्बत इस फेफड़े, यहाँ जो फेफड़े है इस फेफड़े में मौजूद हवा के। तो सिंपल चीज़ है, ये फिर हवा क्या होगी, अंदर की जानिब दाखिल की जाएगी, और इससे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ ये हो रहा है कि हमारे सीने के हिस्से में जो थोरेसिक केज है, ये सदरी पिंजरा है, यानी ये स्टर्नम और रीब्स, इसको ऊपर की जानिब ले जाया जा रहा, इसको ऊपर ले जा रहे हैं और डायफ्राम को नीचे ला रहे हैं। वो सिंपल चीज़ है, एक चीज़ ऊपर ले जा रहे हैं, एक नीचे ले जा रहे हैं। तो ये जो स्पेस है, ये जो खला, ये बढ़ जा रही है, और ये बढ़ने से जब कोई चीज़ ऐसी उसको स्पेस ज़्यादा जगह मिल जाएगी तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ को समाने के लिए वहाँ ज़्यादा का स्पेस मिल जाएगा, तो यहाँ और प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ जो है यहाँ दबाव कम हो जाएगा। जैसे यहाँ दबाव कम हो जाएगा और ये बाहर का जो दबाव है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे अपन कह रहे हैं ये ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा से कम के जानिब यानी फेफड़ों के अंदर जो है हवा दाखिल हो जाएगी। इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। इसके उलट जब एक्सपायरेशन होगा वो कैसे होगा? एक्सपायरेशन के दौरान क्या किया जाएगा, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है तो ये रिलैक्स हो जाएगा, यानी यहाँ इस तरह से ये रिब्स हो गए, ठीक है, और ये जो डायफ्राम है रिलैक्स, ये सिंपल अपने वे में चला जाएगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब ये रिलैक्स हो गया, ये ऊपर की जानिब चला गया, यानी स्पेस कम हो गया, पहली बात। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो ऊपर के जानिब जो फसलिया और ये स्टर्नम गई थी वो भी नीचे आ जाएगी। ये जैसे नीचे आ जाएगी तो ये जो स्पेस था, ये जो खला, ये जो बड़ी हो गई थी थोड़ी, ये कम हो जाएगी। ये कम होने से अब इस जो लंग्स है, इस लंग्स पे उसका प्रेशर आएगा, और ये जो प्रेशर आएगा, ये जो दबाव होगा, ये जो प्रेशर होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होने से इस लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जो है तो बाहर की जानिब क्या किया जाएगा, खारिज किया जाएगा, और उसको एस्पायरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? एस्पायरेशन। यानी इस तरह से जो हवा अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, सांस लेने का अमल और सांस को छोड़ने का अमल, खारिज करने का अमल कर रहे हैं, ये दोनों मिलाकर सांस लेना या ब्रीथिंग हम कहते हैं। और ये दोनों ब्रीथिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, सबसे अहम किरदार जो है ये डायफ्राम का है, प्लस हमारे जो थोरेसिक केज है, ये सदरी पिंजरा है, इसका है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार इसको पूछा जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये किस तरह से होता है ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये दोनों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होता है वहाँ आपको ये समझना है। तो चलिए ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक अच्छी डायग्राम आइए मैं आपको इसके अंदर डालूंगा, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अभी हमने इंसानी तनफ़ुज़ी निज़ाम को पढ़ा, और उसमें इंसानी तनफ़ुज़ी निज़ाम में हमने ये चीज़ को देखा कि जब फेफड़ों के अंदर हवा दाखिल होगी, और फेफड़ों में हमने एक बात को देखा था कि वहाँ पर उसके एल्वेलाई में आखिर में ऐसे एयर सैक्स है, हवा के बैग्स हैं, ये मैं बना रहा हूँ उसको। और दूसरी एक बात मैंने कहा था कि ये जो एयर सैक्स है, ये हवा की जो थैलियाँ हैं, इसके अतराफ़ जो है खून की नालियाँ हैं, यानी ये एयर सैक्स हुई, इसके अतराफ़ जो है, इसके अतराफ़ ये खून को लाने वाली कैपिलरी और वेंस है, ठीक। अब ये जो एयर सैक्स है, ये एयर सैक्स यानी हवा की बैग्स प्लस ये खून की नालियाँ, दोनों की जो दीवार है, ये वाली दीवार, ये बहुत ज़्यादा पतली है, बआसानी से दोनों में कीमियाई मादों का नफूज यानी डिफ्यूजन हो सकता है, यानी आमदरफ्त उसमें हो सकती है। अब क्या होगा, अब हमको पता है कि जब यहाँ पर हवा इस एयर बैग में दाखिल होगी, अभी हमने देखे तो यहाँ ऑक्सीजन भरपूर होगा, और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस खून के नालियों में, जैसे यहाँ हमको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है, बाद में ये छोटे छोटे कैपिलरी में, ये कैपिलरीज हैं,
आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। एक पल्मोनरी आर्टरी छोटी कैपिलरीज में तकसीम होगी और ये कैपिलरीज जो एयर सैक के बाहर है, एयर सैक के ऊपर जो मौजूद होगी, यहाँ पर जो ये जो आरबीसीज हो गए यानी खून के जो सुर्ख ज़र्रात है, ये सुर्ख ज़र्रात खून के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आए होंगे, बराबर है। अब क्या है यहाँ पर देखो, दो चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये आरबीसी के साथ, और यहाँ दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में, दोनों के मिकदार में फ़र्क है, दोनों के प्रेशर दबाव में फ़र्क होगा। यहाँ जो है ये ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पर, ये और यहाँ पर उसके बाद इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा, दोनों में फ़र्क होगा। फिर नेचुरल वे से क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ जज्ब करेगा, यानी ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन की तरफ दाखिल होने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इसके पास जो था ये कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि इसने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट से लेकर आया था। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार यहाँ ज़्यादा है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ खारिज होगा, ये एयर सैक के अंदर खारिज होगा। यानी एयर सैक में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो कहाँ खारिज हो रहा है, मतलब कहाँ जज्ब किया जा रहा है, ये आरबीसीज में जज्ब किया जा रहा है, ठीक है। और ये आरबीसीज में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ खारिज किया जा रहा है, ये इस एयर सैक्स में खारिज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपके, यानी ऑक्सीजन एयर सैक में था, वो कहाँ जा रहा है, आरबीसीज की तरफ जा रहा है। आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कहाँ जा रहा है, एयर सैक्स में जा रहा है। और यहाँ उस वक्त तक जाएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा नहीं होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो रहेगा, इसमें इसका 45 Hg/mm इतना प्रेशर होगा, और यहाँ जो है उसका 40 Hg होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ दबाव ज़्यादा है, वो इस तरफ आएगा। ऑक्सीजन का जो है तो 104 Hg/mm होगा, यानी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ पे 40 Hg/mm होगा। तो ये दोनों को इक्वल करने तक ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होते रहेंगे, मुंतकिल होते रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो एयर सैक में दाखिल होगा, ऑक्सीजन जो है तो ये इस आरबीसीज की तरफ दाखिल होगा, और फिर ये आरबीसीज, मैंने यहाँ रेड इसीलिए बताया कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ गया है, और फिर ये जो है पल्मोनरी वेन के ज़रिए फिर इसको हार्ट में लाया जाएगा, और फिर जिस्म तक इसको पहुँचाया जाएगा। ये जो अमल है, इस अमल को जो है तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी पहले हमने ब्रीथिंग किससे कहते देखे, उसके बाद में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किससे कहते हैं ये देखा गया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन इंशाल्लाह कल के पीरियड में देखेंगे। उससे पहले आपको ये देखना है कि जो मुख्तलिफ डायग्राम्स इसमें आए हैं, तो ये जो डायग्राम्स है, इस डायग्राम्स में जो डिफरेंट डायग्राम्स हमारे पास थे, उस डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर जो है उसमें 4 डायग्राम्स, एक इंसानी तनफ़ुस की डायग्राम्स जो हमने देखे थे, वो इंसानी तनफ़ुस वाली डायग्राम जो है ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। उस इंसानी तनफ़ुस के निज़ाम के डायग्राम में आप इसको देखकर, या जो मैंने पहले बनाया उसको देखकर आप डायग्राम बना सकते हैं। उसमें नेसल कैविटी कहाँ है, नॉस्ट्रिल्स जो नाक की जो नथने हैं वो क्या होते हैं, माउथ कैविटी कहाँ है, फेरिंग्स कहाँ है, लैरिंग्स कहाँ है, ट्रकिया कहाँ पर है, ब्रोंचाई कहाँ पर है, लंग्स किस जगह है, रीज डायफ्राम क्या है, एयर सैक्स किस तरह से है, और ये पूरे इंसान के तनफ़ुसी निज़ाम के मुख्तलिफ़ हिस्से जो है इस डायग्राम में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने जो आएगी, वो जो नेक्स्ट डायग्राम है वो लैरिंग्स की होगी। उस लैरिंग्स में यहाँ मैंने डायग्राम बनाया था वैसे हो, लेकिन आपको ये डायग्राम्स बुक्स के अंदर की है, आप इसको देखकर या वो जो डायग्राम पहली बनी थी उसको देखकर बनाइए। उसमें हाइड बोन्स किसे कहा जाता है, एपिग्लॉटिस किसे कहते हैं, थायराइड मेम्ब्रेन्स कौन सा है, एडम्स एप्पल किसे कहते हैं, थायराइड कैर्टिलेज, और उससे लगकर ये जो ट्रकिया है, ये ट्रकिया किस तरह से कंटिन्यूस यानी आगे की तरफ बढ़कर वो बाकी के जो हिस्से है उसमें कैसे तकसीम होता है। तो ये दूसरी डायग्राम, इसको आपको बनाना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने है, वो जो नेक्स्ट डायग्राम जो है, ये नेक्स्ट डायग्राम में 2 डायग्राम्स आपको मिलेगी। वो 2 डायग्राम में एक डायग्राम इस बात को शाये कर रही है, इस बात को बता रही है कि इंस्पायरेशन सांस लेने का अमल कैसे होता है,
उस दौरान डायफ्राम कैसे होता है, हमारा थोरैसिक केज सदरी पिंजरा किस तरह से होता है, और जब एस्पायरेशन होगा यानी जब सांस छोड़ने का अमल होगा उस दौरान डायफ्राम की पोजीशन क्या होगी, डायफ्राम की पोजीशन क्या होगी, सदरी पिंजरा किस तरह से होगा, और ये जो है ये कैसे उसको सदरी पिंजरे को और इसको हरकत की जाती है, ये उसके अंदर बताया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने आएगी, ये जो फोर्थ डायग्राम है, इसमें एक्सटर्नल एस्पिरेशन यानी किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन खून के नाली में दाखिल होते हैं और कैसे खारिज किए जाते हैं, कैसे एयर बैग में आते हैं और कैसे खून के नाली में दाखिल होते हैं और इसको लंग्स से बाहर की जानिब कैसे खारिज किया जाता है, इस अमल को बताया गया है। तो इस तरह से ये जो चारों डायग्राम्स है आप या तो इसको बनाइए या जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया था उसको लेकर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो इसके बाद वाली जो दो चीज़ें हैं, इंटरनल एस्पिरेशन, सेलुलर एस्पिरेशन, तो इंशाल्लाह इसके बाद के पीरियड में, इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।